तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हमारी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड की, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मतलब आज हम भारत की अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक उसमें क्या-क्या कुछ गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव लिए गए और इंडियन इकोनॉमी उस समय किस स्थिति में थी, ये सब देखेंगे। इसे हम पहले बात कर चुके हैं 1947 के समय इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी। अब हम देखेंगे कि उस सिचुएशन में क्या कुछ परिवर्तन किए गए जिससे इंडियन इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी। तो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे 5 इयर्स प्लान के बारे में, डेवलपमेंट पॉलिसीज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में 1950 से लेकर 1990 तक, और एक रेगुलेटेड इकोनॉमी की कौन सी मेरिट एंड लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को जैसे जस्ट टाइम हमें आज़ादी मिली, तो हम क्या हो गए, मास्टर हो गए ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। मतलब अब अपनी किस्मत हम अपने हाथ से लिखने लिखने के लिए काबिल हो गए। अब हम आज़ाद हो चुके थे, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। लीडर्स जो थे इंडिपेंडेंस इंडिया के, वो डिसाइड करेंगे इंडिया का इकोसिस्टम, कि हमारे नेशन के लिए कौन सा इकोसिस्टम ज़्यादा सूटेबल है। अब उस सिस्टम के लिए हमारे लीडर्स ने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा कि हम सबका वेलफेयर करेंगे, ना कि कुछ लोगों का। ठीक है, मतलब सबका विकास, ना कि कुछ लोगों का विकास। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की में जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, किस तरीके की इकोनॉमी होगी, ओपन होगी, क्लोज होगी, ये आप आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कि एक इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी किस किस तरीके की इकोनॉमी होगी, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे ये इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीके का होता है। पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, तीसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ रेगुलेट करेगी कि आप कोई उल्टी सीधी काम ना करे, बस। बाकी सब काम जो है, कौन, प्राइवेट कंपनीज का इसमें बोलबाला होता है बहुत ज्यादा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी और जो भी इकोनॉमी में क्या क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो सारा हक किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास। अब एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, तीसरे तरीके की इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का ब्लेंड होता है। मतलब कि दोनों का मिला जुला रूप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो बेस्ट पार्ट होते हैं, वो भी हम इसमें ले लेते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो भी अच्छी बातें होती हैं, वो भी हम शामिल कर लेते हैं। और कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी की अच्छी बातों को मिलाकर हम अपनी एक इकोनॉमी का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि जो भी इसेंशियल, जरूरतमंद चीजें होती है लोगों की, वो कौन करेगा, प्रोड्यूस। उस पर किसका अधिकार होगा, गवर्नमेंट का। ठीक है, और अदर्स चीजें होंगी, उसके साथ कौन डील करेगा, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए, वो मैंने जब आपको ऊपर समझाया था, वो यहाँ है। देखिए, किसी भी सोसाइटी को
3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। क्या? एक कंट्री शुड प्रोड्यूस, एक कंट्री प्रोड्यूस करेगी, या कहें कि हम एक देश में प्रोड्यूस होना चाहिए। व्हाट? ये पहला क्वेश्चन है, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए। दूसरा, कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए, या फिर हम कहें कि मेथड्स क्या होंगे इसके प्रोडक्शन के। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैटर्न कैसा होगा। बन तो गया, ठीक है, कुछ बना, बनने का मेथड भी हो गया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, मतलब लोगों तक उसकी पहुंच कैसे करवाई जाए। तो बात करते हैं कैप, ये जैसे ये मेथड है, देखो ये वाला, आओ वाला मेथड, मतलब कि क्या बनेगा ये डिपेंड करेगा मार्केट फोर्सेस पर भी, डिमांड एंड सप्लाई पर। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई को बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, कि जो डिमांड में होगा उसी की सप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। अब कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट, अब प्राइवेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, इन्हें बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तो प्रॉफिट किन चीजों में होगा, जो डिमांडेड आइटम्स होगी। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओनली डिमांडेड आइटम्स। जैसे अगर कार की डिमांड है तो कार का प्रोडक्शन होगा, बाईसाइकिल्स की डिमांड है तो बाईसाइकिल्स का प्रोडक्शन होगा। अगर दोनों की डिमांड है तो दोनों ही प्रोड्यूस की जाएंगी। अब बात होती है कि कैसे प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाएगा। तो लेबर्स का ज्यादा यूज किया जाए, कैपिटल का मतलब मशीनरीज का यूज कर किया ज्यादा किया जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कहता है कि जो भी चीप मेथड, जो भी सस्ता पड़ेगा, अगर हमें लेबर, मजदूरों से काम करवाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा तो हम लेबर से काम करवाएंगे। अगर मशीनों से काम करवाना अगर हमें ज्यादा सस्ता पड़ेगा तो हम मशीनों से काम करवाएंगे। जैसे आजकल आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि यूएसए में लेबर जो है, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है कंपनियों को, तो उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज शिफ्ट कर ली कहाँ पर, चाइना में। बट चाइना में भी क्या है कि चाइना चाइना में क्यों की, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी जो है वो सस्ती है इन कंपैरिजन टू यूएसए। चाइना से शिफ्ट हो रही है कहाँ पर, इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी जो लेबर कॉस्ट है, मतलब मजदूरी है, वो सस्ती है। ठीक है, तो लेबर में, यूएसए में लेबर महंगी थी, चाइना में सस्ती थी, तो पहले फैक्ट्री शिफ्ट कर ली कहाँ, चाइना में। अब चाइना में क्या है, लेबर थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, और अब वो फैक्ट्रीज कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इंडिया में। एक और रीजन भी है चाइना से इंडिया को शिफ्ट करने का अपनी फैक्ट्रीज को, अनसर्टेनिटी, कि चाइना जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो इस पर सैंक्शन लगा देता है कभी कभी यूएसए या और कोई देश मिलके। ठीक है, और भी कई सारे रीजन आप आपने आईआर में पढ़ोगे। ठीक है, दूसरी बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिंग मेथड। सीधी सी बात है भाई, जो खरीद सकता है वो ले जाएगा आइटम्स। इसका सिंपल सा रूल है, मतलब परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर मतलब जितनी आपकी खरीदने की क्षमता होगी वैसे आप ले जाओगे। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कौन सी इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है सारे रिसोर्सेस को, लैंड्स को, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, गवर्नमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे रशिया, इसका एग्जांपल है बढ़िया एक, रशिया, क्यूबा,
नॉर्थ कोरिया, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें व्हाट व्हाट का आंसर क्या होगा? क्या प्रोडक्शन करना है? तो जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो गवर्नमेंट किसी बेसिस पर डिसाइड करेगी, सोसाइटी की नीड्स पर। इसमें इंडिविजुअल की डिजायर पर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जो समाज के लिए ज़रूरी है वही प्रोड्यूस किया जाएगा। बात आती है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसमें मोस्टली क्या होता है, लेबर इंटेंसिव काम होता है, मतलब मजदूरों से काम करवाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग पैटर्न्स क्या होगा, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सब काम किसका होगा? गवर्नमेंट्स का होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी सिस्टम की, जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि प्राइवेट प्लेयर भी होंगे और गवर्नमेंट भी होगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या था कि व्हाट शुड बी प्रोड्यूस। तो इसका जवाब क्या होगा कि जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको प्रोड्यूस किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। जैसे हेल्थ की बात कर ले, लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो कई आइटम्स गवर्नमेंट, कुछ मेडिसिन गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोगों की भलाई के लिए। और बाकी जो चीजें डिमांडेड गुड्स सर्विसेज, वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करेगी। मतलब इसेंशियल चीजें कौन प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और बाकी जो चीजें हैं उसको डिसाइड कौन करवाएगा? मार्केट फोर्सेस। मतलब डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आया था कि हाउ। तो कुछ चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसे प्रोड्यूस करना है, कुछ मार्केट डिसाइड करेगा अपनी जूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंगली। जैसे जो भी इसेंशियल आइटम है, जैसे यहाँ पे तो गवर्नमेंट अगर करवाएगी तो गवर्नमेंट देखेगी उसने लेबर से काम करवाना है, लोगों को मजदूरी देनी है, या कुछ में काम, कुछ वर्क्स जो हैं जो सिर्फ मशीन से ही हो सकते हैं। अब मार्केट में भी कौन डिसाइड करेगा? सस्ता मेथड जो पड़ेगा प्राइवेट्स वालों को, वो तो वही चूज करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई, तो इसेंशियल आइटम्स कौन डिस्ट्रीब्यूटिंग करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। बाकी परचेजिंग पावर पर डिपेंड करेगा जो अदर्स आइटम है। ठीक है, तो बात करते हैं कि अब हमें कौन सा हमारे लीडर्स ने कौन सा पैटर्न चूज करने की कोशिश की। तो सोशलिस्ट पैटर्न जो है ज्यादातर अपील किया जा रहा था किसके द्वारा? नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अदर्स लीडर के द्वारा। बट यहाँ पर भी एक दिक्कत है, क्या कि वो सोशलिज्म का जो एक्सट्रीम वर्जन है ना, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्यों? ये लागू हो भी नहीं सकता इंडिया में, जैसा यूएसएसआर सोवियत यूनियन में। इसके इसमें एक्सट्रीम वर्जन में क्या है सोशलिज्म में कि गवर्नमेंट ही ओनर हो जाती है सब चीज की। हमारे यहाँ नहीं हो सकता था, क्योंकि क्यों? पहली बात तो इंडिया एक डेमोक्रेसी बनने जा रहा था, तो उसमें हम कैसे, ये कैसे संभव है कि हम ओनरशिप पैटर्न को चेंज कर दें जमीन का और दूसरी चीजों का, कि सिर्फ क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या था कि लैंड या दूसरी आइटम्स की बात करें, उन पे उनके ओनर कौन थे? पब्लिक ओनर थी।
ठीक है, अब अगर इन्हीं चीजों को गवर्नमेंट ही अपने अंडर ले लेती, तो लोग कहते कि भाई इससे अच्छा तो हमें अंग्रेज ही थे। ठीक है, हमें क्या फायदा हुआ इस सब चीजों का। इसलिए एक्सट्रीम वर्जन वो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी था। और भाई हम ये जो ओनरशिप पैटर्न है वो हम चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमने क्या किया, चूज किया बेस्ट सोशलिस्ट सोसाइटी, बेस्ट वर्जन ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, दैट इज with strong public sector but also with private property and democracy। हम एक्सट्रीम वर्जन क्यों नहीं चूज कर सकते थे सोशलिज्म का? बिकॉज एक तो इंडिया डेमोक्रेसी था, बनने जा रहा था। दूसरा, ओनरशिप पैटर्न को हम चेंज नहीं कर सकते थे भाई, बड़ी गड़बड़ हो जाती। ठीक है, इसलिए तो हमने क्या किया, सोशलिस्ट सोसाइटी चूज की। एक्सट्रीम वर्जन नहीं, कुछ जो उसकी अच्छी अच्छी बातें थी वो हमने अडॉप्ट कर ली। जिसमें क्या क्या था, जिसमें क्या क्या होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, और इंडिया क्या रहेगा, डेमोक्रेसी भी रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये सब हमने सोच तो लिया कि ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेगा। तो क्या होता है कि एक कहावत है कि एक एक बंदा, वो कितना भी बड़ा पहलवान हो, अगर कमजोर आदमी के पास प्लान है उसको हराने का, तो कमजोर आदमी अपने प्लान्स के थ्रू उस पहलवान आदमी को हरा सकता है। मतलब प्लानिंग में बहुत ताकत होती है। ये आपको ये आपको कुछ भी अचीव करवा सकता है प्लान। अगर आप कोई काम प्लान के तहत कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। इसी को ही तो स्मार्ट वर्क कहते हैं यार, सिंपल सी बात है। अब देखो, जैसे आप है, हिस्ट्री में पढ़ने बैठो, पहले पढ़ने बैठो आप मौर्यन एम्पायर, फिर ठीक है उसके बाद कर्ण, शक, गुप्ता, इन सबको याद करने बैठो तो आप कितना ही कोशिश कर लो नहीं याद कर पाओगे। वहीं आपने कोई अगर इसमें ट्रिक्स का यूज कर लिया, बना ली, या कहीं से ले ली, या कहीं से आपको उस ट्रिक के बारे में पता चल गया, और वो ट्रिक है, वो ट्रिक होगी 4-5 लाइन की, आप उस ट्रिक के थ्रू क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें इजीली याद कर सकते हो, और इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो वही हमने कोशिश की कि हम जो है, हमारे जो गोल्स हैं, या जो हमारे उद्देश्य है इंडियन इकोनॉमी को लेके, हम उसको अचीव करेंगे किसके तहत, प्लान्स के तहत। और ये कोई नई बात नहीं थी, पहले भी कई देश ऐसा करके बहुत कुछ अचीव कर चुके थे। तो हम बात करते हैं कि प्लान्स। अब देखते हैं कि प्लान्स होते क्या हैं। प्लान्स के तहत किया जाता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि एक नेशंस के रिसोर्सेस को कैसे यूज किया जाए, ताकि जो हमारे गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। ठीक है, मतलब हमारे देश के जो भी रिसोर्सेस हैं उनका इतने अच्छे से यूज किया जा सके, ताकि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, जितने समय में हमें हमारे गोल अचीव करने हैं,
वो गोल हम अचीव कर सकें। ठीक है, इसको कहते हैं प्लान, मतलब प्लानिंग से करना। इस रिसोर्सेज का यहाँ यूज करेंगे, इस रिसोर्सेज का यहाँ यूज करेंगे, अंधाधुंध प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हो तो मान लो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हो, आपका आपका वो, जैसे कोल की बात करें, कोल कहीं पर लगना आपका 20% है, लेकिन आप आंख बंद करके उसको अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हो और 80% खर्च कर लिया। कहीं कहीं आपका जो गोल था वो 20% खर्च करने पर ही आपको मिल जाता, और कहीं आपने 80% यूज कर लिया, तो वो जो 60% है वो क्या है, आपकी वेस्टेज हो गई है। हमको ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका लिमिटेड यूज करके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट या हमारे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है उनको। ठीक है, अब ये प्लान्स क्या होते हैं, दो तरीके के हैं, 5 ईयर्स प्लान और प्रोस्पेक्टिव प्लान। 5 ईयर्स प्लान 5-5 साल के प्लान होते हैं। प्रोस्पेक्टिव प्लान क्या होते हैं, ये 20 साल के प्लान्स होते हैं। ठीक है, इनमें 5 साल में कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं, 20 साल में भी कुछ ऑब्जेक्टिव, प्लान वाले प्लान्स में भी ऑब्जेक्टिव पूरे करने होते हैं। और ये किस तरीके से अचीव किए जाएंगे, ये जो 5-5 साल के प्लान्स हैं ये हेल्प करते हैं प्रोस्पेक्टिव प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, जो प्लान्स के गोल हैं वो कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर भी हो सकते हैं, मतलब दो गोल हैं, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2। अगर आप इसको बढ़ावा देते हो तो इसको नुकसान होगा, इसको नुकसान होगा, और इसको बढ़ावा देते हो तो इसको नुकसान होगा। नहीं समझे, समझाता हूँ, पोज करो। जैसे ये देखो, अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, लोगों का रोजगार छीनेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों के रोजगार की तरफ देखते हो तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या होता है कि हम कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप पिछड़ पिछड़ भी जाओगे, आपको क्वालिटी नहीं आएगी आपके प्रोडक्ट में वो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस्ड गोल्स बनाने चाहिए, जिससे हमारा ये काम भी पूरा हो जाए और ये काम भी पूरा हो जाए। हमें इस तरीके के गोल चूज करने हैं स्मार्टली। ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग नेचर के गोल्स अगर हमने चूज कर लिए तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो गोल्स क्या होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग नेचर भी होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस्ड गोल्स चूज करने की अप्रोच रखनी चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए और सोशलिस्ट गोल्स को अचीव करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया 1948, और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हमारे संविधान में ऐड की गई थी, जिसे हम कहते हैं डीपीएसपी। मतलब कि गवर्नमेंट जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इन डीपीएसपी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो 1950 में क्या हुआ, एक प्लानिंग कमीशन बना दिया, जो, और इसके साथ ही क्या, 5 ईयर्स प्लान्स का जो इरा था, एक दौर था, उसकी शुरुआत हो गई प्लानिंग कमीशन बनने के साथ। ये कब बनाया गया, 1950। इसका इसको हेडेड कौन कर रहा था, मतलब इसका चेयरपर्सन कौन था, जो प्राइम मिनिस्टर होता है तब का। अब तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग। ठीक है, तो इसके चेयरपर्सन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इन 5 ईयर्स प्लान्स के गोल्स की बात करते हैं। इन 5 ईयर्स प्लान्स के गोल्स थे क्या, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये 4 गोल थे, इन गोल्स को अचीव करना था हमारे प्लान्स के थ्रू। मतलब ये मेन गोल थे, और भी कई गोल थे इनके अलावा।
ठीक है, मतलब ये मेन गोल इनका जो बड़ा अचीवमेंट था वो ये था। और भी कुछ गोल्स थे, तो आइए हम बात करते हैं हमारे पहले गोल के बारे में, जो है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, इंडिया ने ग्रोथ की, उसने इतनी ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब होता है कैपेसिटी जो है हमारी किसी भी चीज की, उसमें इंक्रीज हो जाना। और यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है एक नेशन से रिलेटेड, तो इंक्रीज इसमें कंट्रीज कैपेसिटी किस चीज की, प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन की कैपेसिटी का इंक्रीज हो जाना। जैसे मान लो एक साल 100 गुड्स बनाई, अगले साल 20 गुड्स बनाई, तो कितना चेंज आ गया, 20। इसे कहते हैं ग्रोथ। फिर उससे अगले साल 135 बना दी, फिर 150 बना दी, तो ये क्या हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। इसके लिए ये प्रोडक्टिव कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, कुछ सपोर्टिंग, ये सर्विसेज होगा शायद, सॉरी सर्चेस नहीं है, सर्विसेज है। सपोर्टिंग सर्विसेज भी चाहिए, जैसे बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्ट की, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा की, ताकि ग्रोथ बढ़ सके। और जीडीपी एक गुड इंडिकेटर है किसका, ग्रोथ का। अगर जीडीपी में इंक्रीज आएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एक बहुत अच्छा टर्म है, ये आपको आगे बहुत काम आएगी। बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं इसमें, कैसे देखो, जिन जिन शब्दों पे मैं मार्क लगा रहा हूँ वो याद है। मार्केट वैल्यू, इसकी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं एक कंट्री के अंदर एक साल में, इसे कहते हैं। ठीक है, मतलब पहली बात तो मार्केट वैल्यू, जो भी आइटम एक कंट्री के अंदर एक एक साल में प्रोड्यूस की जाती हैं, उसकी मार्केट वैल्यू पर जो हम वैल्यू लगाते हैं उसे बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, जैसे मान लो 100 आइटम बनाई गई हैं और पर आइटम का प्राइस है 10 रुपये, तो ये कितने होगी, 1,000। तो इंडिया, तो इस इकोनॉमी की जीडीपी का साइज क्या हो गया, 1,000 हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं जीडीपी। मतलब एक देश के अंदर टोटल जितनी भी आइटम बनी है उनका उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसे बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी इज लाइक अ केक। जैसे ये छोटा केक है, तो ये 5 लोगों के ही इसे 5 लोग खा सकते हैं। ये बड़ा केक है इसके कंपेयर में, तो इसे खा सकते हैं 15 लोग। ठीक है, तो मतलब, और एक मिनट, ये तीसरा केक है, ये बहुत बड़ा केक है, इसको खा सकते हैं 50 लोग। इट्स लाइक अ केक। ये जीडीपी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जैसे यहाँ पे जीडीपी इतनी है, इस साइज की है, 5 लोगों को फायदा है। यहाँ पर जीडीपी बढ़ के थोड़ी सी और बढ़ गई, 15 लोगों को फायदा, और जीडीपी में इंक्रीज हुआ तो 50 लोगों को फायदा। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि जीडीपी इज लाइक है कि ये जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी उतनी ही ज्यादा लोगों को बेनिफिट होता जाएगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स हैं मेनली, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। ये 3 सेक्टर हैं जिनके प्रोडक्ट्स को जीडीपी में लिया जाता है। और भी प्रोडक्ट, और भी कुछ आइटम्स हैं, बट ये मेन फैक्टर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आइटम्स को, और उनको जीडीपी में काउंट किया जाता है। और ये जो तीनों जो है, ये हर देश में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो यूएसए की बात करें अगर, सॉरी,
उसमें इंडस्ट्री का योगदान ज़्यादा है, सर्विसेज का उसके बाद ज़्यादा है, फिर एग्रीकल्चर का आता है। इंडिया में क्या है, सर्विसेज का योगदान ज़्यादा है, फिर एग्रीकल्चर का, फिर इंडस्ट्रीज का। अब चाइना की बात करें तो उसमें इंडस्ट्रीज का योगदान बहुत ज़्यादा है, फिर सर्विसेज का और एग्रीकल्चर का। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर कंट्री के लिए ये फैक्टर्स या इंडिकेटर जो है अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? इसके दो एस्पेक्ट हैं। जैसे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये देखो पहला क्या है, हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं आइटम से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड में कुछ आइटम से रिलेटेड, मतलब कि अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, तो अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है तो उसे भी बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत HYV सीड्स का यूज किया और प्रोडक्शन जो है पर एकड़ वो इंक्रीज हो गया, और मशीनरीज का यूज कर रहे थे या रोबोट्स का मशीन का यूज कर रहे हैं हम इंडस्ट्रीज में। जैसे सपोज करो एक साइकिल, एक इंडस्ट्री में अगर लेबर से काम करवाए जाए तो वो 10 साइकिल बनाते हैं, ठीक है। फिर उनको छुट्टी चाहिए रात की, मान लो उन्होंने 10 घंटे काम किया और वो 10 साइकिल बनाते हैं, फिर उनको छुट्टी भी चाहिए, क्यों भाई, रोबोट थोड़ी है वो, उन्होंने तो उनका घर भी है, परिवार भी है, रेस्ट में। लेकिन वहीं अगर हम मशीन को लगाते हैं तो वो तो 24 आवर्स काम करेंगी, ठीक है। और उन प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, वो एक 24 घंटे काम करी, वो 25 साइकिल बनाएगी, मजदूर बेचारे बना रहे हैं 10, तो प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? तो मशीनरीज क्या है, अडोप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इसे भी मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट के की। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है मॉडर्नाइजेशन का, चेंज इन दी सोशलिस्ट आउटलुक। जैसे वुमेन्स को वर्किंग राइट्स मिल रहे हैं आजकल, ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का साइन है कि वुमेन्स आजकल काम कर रही हैं, हर फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, कुछ को नोबेल प्राइज भी भी मिल रहा है, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO चेयरमैन के पद पर हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने स्कीम्स के तहत लखपति दीदी भी बनाई हैं कई सारी औरतें। तो मतलब वुमेन्स आजकल बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। अब बात करते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि खुद से ही सारी ज़रूरतें पूरी कर लेना, मीन्स इकोनॉमी से, ये सेल्फ रिलायंस मतलब खुद ही अपने आप में पूरा होना। अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स, मतलब कि इम्पोर्ट जो जिन आइटम्स का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से, वो आइटम्स खुद ही बना लेना, और हम उससे क्या हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस, मतलब भी वो आइटम हमारे अंदर बन जाएगी। इसका नुकसान, अगर हम सेल्फ रिलायंस नहीं बनते हैं तो इसका क्या है कि अगर हम फॉरेन से कुछ आइटम पर मान लो इम्पोर्ट करते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, हमारी सॉवरेनिटी पर खतरा है। जैसे अभी क्या है, इजराइल और ये हिजबुल्ला और लेबनान का युद्ध चल रहा है, तो फ्रांस ने क्या किया, घोषणा कर दी कि हम जो है हमारे हथियार नहीं बेचेंगे, किसको, इजराइल को। अब भाई इतनी मुसीबत के टाइम में अगर तुम हथियार इजराइल को नहीं दोगे तो इनके पास तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो इनको क्या करना चाहिए था, सेल्फ रिलायंस बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? अगर ये सेल्फ रिलायंस होते तो इनकी सप्लाई में, हथियारों की सप्लाई में कमी नहीं है। वैसे इजराइल बहुत पावरफुल है, उसको अमेरिका की अच्छी बैकिंग है, वैसे इनको हथियारों की इतनी कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मतलब एक हम सिचुएशन लें तो देख लो, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अगर ये साथ नहीं दे रहे हैं इनका, तो दिक्कत हो, इनको इजराइल को थोड़ी बहुत दिक्कत तो फेस करनी पड़ सकती है। तो वैसे ही अगर इंडिया के साथ हो जाए तो हमें तो और भी दिक्कत फेस करने की। तो हमें क्या करना है, हमें क्या जरूरत है, सेल्फ रिलायंस बनने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सेल्फ रिलायंस नहीं बनेंगे तो
तो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो वल्नरेबल रहेगी। ठीक है, दूसरे देश क्या करेंगे, इस चीज का फायदा उठाएंगे। अब देखो, हमने गोल्स पढ़े 3, कौन से? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। मान लो किसी भी देश में ग्रोथ है, वो फुल्ली मॉडर्नाइज भी है, सेल्फ रिलायंट भी है, बट अगर इन सब चीजों का लाभ सबको इक्वली नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा हुआ ऐसी ग्रोथ का, ऐसे मॉडर्नाइजेशन का और सेल्फ रिलायंस का? तो ये तीनों गोल अधूरे हैं। किसके? इक्विटी, मतलब समानता, सबको अधिकार मिलना चाहिए उस चीज। अगर इक्विटी नहीं है, मतलब इन चीजों का बेनिफिट सबको नहीं मिलता है, तो इन तीनों गोलों का कोई फायदा नहीं है। समझा गई? तो एक सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इक्विटी का होना जरूरी है, मतलब सबकी भागीदारी, सबको बेनिफिट होना जरूरी है। तो ये चारों गोल जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। वेट अ मिनट।